ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव करवाए जा रहे हैं और ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते। दूसरी बात है ईवीएम मशीन की कि भारत में ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव करवाए जा रहे हैं। ईवीएम मशीन से वोटों की चोरी की जा सकती है, ऐसा अमेरिका के जो लोग हैं वो कहते हैं। अमेरिका की गवर्नमेंट बनाने वाले जो लोग हैं उनका कहना है ये जो टेक्नोलॉजी है ईवीएम मशीन को बनाने की, ये अमेरिका ने ही ढूंढ के निकाली। अमेरिका ने ही इसी का शोध लगाया है। मगर अमेरिका के लोग इस बात को मानते हैं कि ईवीएम मशीन का चुनाव के लिए उपयोग नहीं होना चाहिए, इसका उपयोग कारोबार के लिए होना चाहिए। ये मशीन कारोबार करने के लिए बनाई गई है। अमेरिका के जो लोग हैं, अमेरिका में सबसे ज्यादा, अमेरिका में आज के तारीख में आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि अगर एक परिवार है 4 लोगों का, बाप है और माँ है, बेटा है, बेटी है, तो मैंने आंखों से देखा अमेरिका में और यूरोप में एक घर में 4 लोग हैं तो 4 लोगों के 4 कंप्यूटर है एक ही घर में। तो अमेरिका में, यूरोप में सारा काम कंप्यूटराइज हो गया है। सारा का सारा काम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से ऑपरेट होता है। कोई आदमी ऑफिस जाता नहीं, 1 मिनट में कर रहा हूं। वो घर में कंप्यूटर के द्वारा ही ऑफिस को मैसेज देकर के अपना काम करवाते हैं। वो ये टेक्नोलॉजी है। चांद पर जाने वाली टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी से ही लोग चांद पर गए हैं। और चांद पर हम लोग ऐसा मानते हैं, हमारे लोग ऐसा मानते हैं कि चांद कोई भगवान है। अभी ठीक है। तो चांद पर जाने वाले लोग कहते हैं चांद पर चलते हैं। हेलो। और वो जाने वाले आदमी चांद पर चलते हैं, उसका रिकॉर्ड इधर टीवी में दिखता है। अभी हमारे घर में जो टीवी होता है उसमें चांद पर चलने वाला आदमी दिखाई देता है। तो टेक्नोलॉजी है। मगर हम गलत, भारत के लोग अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि चांद पर नेशनल वो मानने वाले मानते हैं और जो टेक्नोलॉजी को जानते हैं वो टेक्नोलॉजी के आधार पर चांद पर लोग जा रहे हैं और चांद पर जाके वहां कई 9 महीने तक वो तो वो जीवित है। 9 महीने तक वो वहां रही और वो जीवित है, उसको कुछ नहीं हुआ। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि टेक्नोलॉजी की बात है। और इसी तरह से ईवीएम मशीन में भी टेक्नोलॉजी है। और ईवीएम मशीन में अगर जो चांद कर रही मशीन है उसको ऑपरेट कौन कर रहे हैं? वो मशीन वहां चल रही है, कहां चांद पर, और उसको ऑपरेट, उसको चलाने वाला तो कहां बैठे? बॉम्बे के शो में वो साइंटिस्ट लोग वहां बॉम्बे में बैठे हुए हैं और बॉम्बे में बैठकर चांद पर रिमोट कंट्रोल टेक्निक के द्वारा उस मशीन को चलाने का काम कर रहे हैं। यदि रिमोट कंट्रोल के द्वारा इन मशीनों को ऑपरेट किया जा सकता है, ईवीएम की
किया जा रहा है। मैं आपको जो महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव का उदाहरण देता हूं। महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में 5 बजे से 6 बजे के दरमियान वोटिंग हुआ। 1 घंटे में 76 लाख लोगों ने वोट किया और ये डाटा डिक्लेयर हुआ। चुनाव आयोग को लोगों ने पूछा कि 1 घंटे में 76 लाख लोगों ने वोट कैसे किया। 76 लाख लोग 60 मिनट में कैसे वोट कर सकते हैं? ये लोग पूछ रहे हैं कि जो 60 मिनट है 60 मिनट में 76 लाख लोगों ने वोट कैसे करा। मैं थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए इसलिए थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूं। 1 घंटे में 1 घंटे का मिनट होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट में 76 लाख वोट कैसे डाले जाते हैं? और ये डाले गए और चुनाव आयोग को पूछा जा रहा है कैसे डाले, कैसे आए, कहां से आए। चुनाव आयोग ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि ईवीएम मशीन में घोटाला किया जा सकता है और ईवीएम मशीन में घोटाला करके चुनाव जीता जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो जो सरकार बनाने वाले और चलाने वाले लोगों के बीच में उनके दिमाग में क्या सोच आएगा? जानते हो क्या सोच आएगा? थोड़ा बता दो क्या सोच आएगा उसके दिमाग में, क्या सोच आएगा उसके दिमाग के अंदर, क्या सोच आएगा वो बता। उसके दिमाग के अंदर घुस करके बात को समझने की कोशिश करता हूँ, आपको बताता हूँ। वो क्या सोचेगा? ईवीएम मशीन से ही चुनाव जीतना है तो चुनाव में लोगों के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़े होने की क्या जरूरत है? ईवीएम मशीन के पहले जो नेता लोग चुनाव करते थे वो लोगों के बस्ती में जाते थे, ध्यान रखें, तो 1 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 महीना हाथ जोड़ता है, बाकी 4 साल 11 महीने हम लोग हाथ जोड़ते थे। और हाथ जोड़ने के बाद भी उसको हाथ जोड़ने के बाद इतना बड़ा आदमी हाथ जोड़ रहा है, हमारे लोगों को पसीना आता है या हमारे लोगों का दिल पसीना आता है, तो हम लोग जो है उसको वोट दे देते हैं, हाथ जोड़ रहा है, वो दोबारा आता ही नहीं। फिर दोबारा 5 साल के बाद चुनाव में आता है अगर पार्टी ने उसको टिकट दिया तो इस तरह से साथियों ये बदलाव आता है या आ सकता है कि चुनाव ईवीएम में जीतने वाले लोग ये सोचेंगे कि जब मुझे ईवीएम से ही चुनाव जीतना है तो लोगों के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़े होने की जरूरत क्या है। फिर आपके पास आने की जरूरत नहीं है, खत्म हो जाएगी। और अभी ये धीरे धीरे खत्म हो रही है, ये बातें खत्म हो रही है। नेता लोग जो है ये अब लोगों के बीच में कब जा रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है ये ईवीएम से घोटाला करके चुनाव जीता जा सकता है। साथियों, ईवीएम में घोटाला करने की वजह से दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं। लोकतंत्र को लोकतंत्र क्यों कहा जाता है? कभी हमारे लोगों ने सोचा ये लोकतंत्र को लोकतंत्र क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि लोग वोट डालकर सरकार बनाते हैं, इसलिए उसको लोकतंत्र कहते हैं।
के द्वारा जो तंत्र लाया गया है उसे हमको लोकतंत्र नहीं कह सकते, उसे हमको ईवीएम तंत्र कहना चाहिए। और अगर ईवीएम तंत्र कहा जाने लगा तो नेता लोग घरों में ईवीएम की पूजा करेंगे। आप लोगों को हाथ जोड़ते थे तो बंद हो जाएगा और ईवीएम की प्रतिकृति तैयार करेंगे, क्योंकि ओरिजिनल ईवीएम तो नहीं रहेगा, वो तो चुनाव आयोग के पास रहेगा। तो ईवीएम का डुप्लीकेट कॉपी करने किसी कारण से बनाई जा सकती है, बनाकर घर में रखेंगे और ईवीएम की पूजा करेंगे, उनको सिंदूर भी लगाया जाएगा और सारे परिवार मिलकर उसको दर्शन करेंगे। ऐसा हो सकता है क्योंकि उसको कहा जाएगा ये आपकी भाई बाप भाई और बाप आप ही है और आप ही हमको चुनाव जीतने वाली है, तो इसीलिए आपकी हमारी भाई है और आपकी हमारा बाप है। ऐसा होने वाला है क्योंकि हमारे लोग जो चुनाव जीतना चाहते हैं वो बोलेंगे ये बहुत आसान हो गया, घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लोगों के बीच में जाने की जरूरत नहीं है, लोगों के समाज में जाने की जरूरत नहीं है, अलग अलग जाति बिरादरी में जाने की जरूरत नहीं है, केवल अपने घर में ईवीएम मशीन पे डुप्लीकेट कॉपी बनाओ और उसकी पूजा करो, उसको सिंदूर और कुमकुम लगाओ और उसके दर्शन करो और जो चुनाव खड़ा होने वाला आदमी है वो अपने विशेष को बोलेगा कोई दर्शन कर। मैं तो कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ, विशेष को बोलेगा कुछ कर ले, विशेष बोल सकती है मैं तो चुनाव में नहीं लड़ रही हूँ, कि मेरे लिए तो दर्शन कर ले, कि मैं जिसका आना चाहिए जिससे दर्शन कर ले। तो परिवार के सारे बच्चों समेत उनके दर्शन करवाने के काम में लगाया जाएगा और कहा जाएगा कि आज यही मशीन खिंचवाने वाली है। तो आने वाले समय में एक लोकतंत्र नहीं है, एक नौटंकी हो गई, एक नौटंकी हो जाए। इसलिए साथियों लोकतंत्र बहुमूल्य व्यवस्था है। साधारण से साधारण आदमी जो पहले राजाशाही हुआ करती थी, वो राजा भी वोट डालने के लिए लाइन में खड़ा होता है। जो भूतपूर्व राजे हुआ करते थे अगर उसको जेल और एमपी बनना है तो उसको भी फॉर्म भरना पड़ता है, वो ये नहीं कह सकता मैं इसलिए भाड़ा नहीं होगा, नहीं होगा मामला खत्म। राजा को भी एक ही वोट का अधिकार होगा, राजा था इसलिए 2 वोट का अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में 1 मैन 1 वोट इसे स्वीकार किया गया। 1 मैन 1 वोट एंड 1 वोट 1 वैल्यू। 1 मैन 1 वोट, एक आदमी को एक ही वोट का अधिकार होगा और 1 वोट 1 वैल्यू, उसकी कीमत भी एक ही वोट के बराबर होगी। नहीं तो पैसे वाले का वोट ज्यादा संख्या वाले वोटों में गिना जाए, ऐसी मान्यता नहीं है। पैसे वाला हो, ताकत वाला हो, पहलवान हो, शक्तिशाली हो, उद्योगपति हो, 1 मैन 1 वोट। ये बात शायद आप लोगों ने इसके पहले सुनी या नहीं सुनी। 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू। अगर टाटा वोट दे रहा है, वो उद्योगपति है, लाखों करोड़ का मालिक है, तो उससे वोट का वैल्यू ज्यादा नहीं होगा। 1 मैन 1 वोट यानी 1 वोट 1 वैल्यू। ये कानूनन भारत के संविधान में स्वीकार किया गया है। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो संविधान ने
वन मैन वन वोट और वन वोट वन वैल्यू को स्वीकार किया। 1848 से हमारे महापुरुषों ने फुले शाहू अम्बेडकर 1848 से यह आंदोलन शुरू हुआ और 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर का देहांत हो गया। इसकी गिनती करो 1956 का, तो 1848 से लेकर 1956 का आंकड़ा होता है 108 साल। 108 साल का संघर्ष करने के बाद एक वोट का अधिकार है। कितने हमारे लोगों को पता है? 108 साल का हमारे महापुरुषों के द्वारा संघर्ष करने के बाद उनको एक वोट का अधिकार मिला। केवल एक वोट का अधिकार नहीं, उससे हमारे महापुरुष जिन्होंने लड़ाई लड़ी वो संतुष्ट भी हो गए। शायद हम संतुष्ट नहीं है, मगर हमारे महापुरुष 108 साल का संघर्ष करने के बाद एक वोट का अधिकार हासिल करके संतुष्ट हो गए। कितने लोगों को पता है कि अमेरिका में बड़े लिखे लोगों को वोट डाला? कितने लोगों को पता है अमेरिका में, यूरोप में, इंग्लैंड में टैक्स पेयर लोगों को वोट डाला? ध्यान रखो, टैक्स पेयर और पढ़े लिखे इन लोगों को वोट का अधिकार था और इनको वोट का अधिकार था, टैक्स पेयर को और पढ़े लिखे को। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा तो उन्होंने सोचा कि यदि टैक्स पेयर को मैं वोट का अधिकार दे दूं तो एससी एसटी को किसी का क्या होगा? मुश्किल से 5-10% लोगों को वोट का अधिकार है, कुछ भी नहीं, बहुत ज्यादा हुआ। अमेरिका में, यूरोप में, इंग्लैंड में, जहां से हम आजादी हासिल किए, वहां पर बड़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार था और टैक्स पेयर लोगों को वोट का अधिकार था। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखना शुरू किया तो उन्होंने हमारे लोगों को सोचा कि इस सिद्धांत के आधार पर, बड़े लिखे होने के आधार पर और टैक्स पेयर होने के आधार पर वोट का अधिकार देने से हमारे लोगों को वोट का अधिकार पर्याप्त नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने नया तरीका ढूंढ कर निकाला। वो नया तरीका था एडल्ट फ्रेंचाइज। मुझे सुनता हमारे पहले लिखे, मैं यही नहीं कह रहा हूं अनपढ़ लोगों को पता नहीं है, हमारे पहले लिखे लोगों को एडल्ट फ्रेंचाइज, हमारे लोगों को पता नहीं एडल्ट फ्रेंचाइज क्या हो गया। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है हिंदी में प्रौढ़ मताधिकार, और प्रौढ़ मताधिकार का क्या मतलब है? घर में
टैक्स पेयर को वोट का अधिकार था, जो टैक्स पे नहीं करता था उसको वोट का अधिकार नहीं, और पालिका नहीं उसको वोट का अधिकार नहीं। बल्कि अंग्रेजों ने बाबा साहब अम्बेडकर को जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अगर फ्रेंचाइज की बात उठाई तो अंग्रेजों ने जब 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान में एडल्ट फ्रेंचाइज लागू किया, क्यों क्या हुआ? एडल्ट फ्रेंचाइज भारत में लागू किया, उसके बाद इंग्लैंड ने लागू किया, उसके बाद यूरोप ने लागू किया। भारत ने एडल्ट फ्रेंचाइज लागू किया, उसके बाद यूरोप, अमेरिका और इंग्लैंड में एडल्ट फ्रेंचाइज लागू हुआ। इंग्लैंड से हमने सीखा, ऐसा नहीं, इंग्लैंड ने हमसे भी कुछ सीखा है। अगर आप एशियन यूनियन की हिस्ट्री का अध्ययन करो तो भारत ने लोकतंत्र एशियन यूनियन में था, भारत में था। आप भारत के प्राचीन इतिहास का अध्ययन करो तो आपको पता चलेगा एशियन इंडिया में डेमोक्रेटिक सेटअप था, और इसका अध्ययन करने से हमारे दस्तावेजी सबूत मिलेंगे। अभी 2 दिन पहले मोदी ने पार्लियामेंट में कहा